हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 27 है और देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। क्वांटम नंबर की जितनी भी प्रैक्टिस है, अब जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो हमने सीखा क्या है और एग्ज़ाम में आता क्या है, ये जो डिफरेंस है आज आपको पता लग जाएगा। और पूरी जो प्रैक्टिस है वो आज की क्लास में इसकी ख़त्म हो जाएगी क्वांटम नंबर की। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर के उन क्वेश्चन से जो एग्जाम में किस किस तरह से किस किस वेरिएशन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन हर किसी के स्कूल में आता है वो क्या है, गिव द नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग सबसेल। इन सबसेल की नोटेशन बताओ क्या होगी। गिव द नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। गिव द नोटेशन ऑफ फॉलोइंग सबशेल। अब देखना है कि करके पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है तो नोटेशन क्या होगी। तो आपका आंसर क्या बनता है। देखो l की वैल्यू 2 है, आपको याद है अच्छी तरह से हम इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन करते थे l की। ये जो टेबल थी आपकी अच्छी तरह से आपको याद है, जहाँ l की वैल्यू होती थी और ये नीचे लिखते थे हम सब शेल, ठीक है ना। अगर S सब सेल है, P सब सेल है, D सब सेल है, F सब सेल है तो इनके लिए कैटेगराइज थी 0, 1, 2, 3 और अगर G सब सेल है तो 4, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आप बता सकते हो इसकी नोटेशन क्या होगी। 3 और ये है आपका 2, तो ये आ जाएगी आपकी 3 और जैसे कि आपको पता है 2 किसके लिए होती है, D के लिए होती है, तो ये आपका आ गया आंसर 3D। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। और भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इनको। n की वैल्यू अगर 3 है, l की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए जो आंसर होंगे वो इस तरीके से होंगे। 3 है, 0 है तो ये 3s हो गया, 2 है, 1 है तो ये 2p हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोल दे व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, या फिर व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो जो डिजाइनेशन है वो भी यही होता है, डिजाइनेशन, ठीक है ना, वो भी यही है। तो अब इसके क्वेश्चन भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। तो डिजाइनेशन में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू जो है वो है 1 है, तो ये होगी क्या आपकी 3p, ठीक है ना। इसी तरीके से n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है तो क्या आंसर होगा। तो भाई इसके लिए आंसर होगा 4 और 3 आपको पता है क्या होता है, f के लिए होता है। देखो f के लिए 3 होता है, तो यहाँ जो आंसर हो गया आपका 4f और यहाँ के लिए जो आंसर हो गया वो 3p हो गया। तो इस तरीके से डिजाइनेशन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग द क्वांटम नंबर दिस। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जैसा कि हमें पता है हम अच्छी तरह से निशान लगाएंगे और सभी के सभी जो भी एनसीईआरटी के अब जो क्वेश्चन बचते हैं ये भी खत्म हो जाएंगे आपके पूरी प्रॉपर तरह से। तो इस पे भी निशान लगा लो, मैं भी लोकेशन बता देता हूँ कौन सी जगह पे है एनसीईआरटी की है। तो जितनी प्रैक्टिस है आज की क्लास में ये सारी प्रैक्टिस ख़त्म होने वाली है और कल की क्लास में हम अगले जो टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, ये सारे के सारे आज ही कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम देखें तो आपका 29 भी एक तरह से ख़त्म ही हो गया। यूजिंग SPD नोटेशन को यूज़ करके बताओ फॉलोइंग क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल बताओ। तो वही है जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 1s, दूसरे का 3 और 1 है तो 3p, अगले का 4 2 है तो d 4d, अगले का 4 3 है तो 4f। ये हो गया, ये आज ही की क्लास में करेंगे हम 30। उससे पहले ये भी कर लेते हैं एक बार, 31 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, यानी इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो कहे कि क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का 2.31 ये क्वेश्चन दे रखा है और वो कह रहा है कि अगर n की वैल्यू में बी पार्ट कर रहा हूँ उसका पहले n की वैल्यू कह रहा है वो 3 है, l की वैल्यू कह रहा है वो 0 है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो आंसर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो बनने वाला है वो क्या है 3s ये बनने वाला है, और 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो आंसर लिखेंगे इट हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक है, अगर इसका ए पार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखो ए पार्ट को, तो वो ए पार्ट क्या कह रहा है, अगर n की वैल्यू 4 है और ms यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो s नीचे लिखा हुआ है ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो स्पिन क्वांटम नंबर में ही +½ और -½ आता है, ऐसा आपको पता है। तो ये इसकी पूरी वैल्यू लिख दूँ, n की वैल्यू 4 है और यहाँ ms की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है ½ है। तो बताओ कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर n की वैल्यू 4 है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर वो पूरी डिजाइनेशन बना सकते हैं। n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा, याद है आपने होमवर्क में भी किया था ये। तो ये भी लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल में कितने होंगे, तो अगर मैं 4th शेल की बात करूं तो यहाँ हो जाएंगे आपके 2 और 4 की पावर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन में से सभी के सभी -½ नहीं होंगे, 32 में से 16 जो होंगे वो -½ होंगे और 16 जो होंगे वो +½ होंगे, तो -½ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 16, आंसर आ गया आपका 16। इस तरीके से आप बता सकते हो 1 मार्क है। अगर 2 मार्क है तो पूरी डिजाइनेशन बता सकते हो इसकी n l m s पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। और आगे अगर हम देखें क्वेश्चंस को, तो अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन भी देखो। कह रखा है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि इन सभी क्वेश्चन में बताओ कौन कौन से क्वांटम नंबर जो सेट हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, क्या n की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, l की भी 0 हो सकती है। देखो n की कभी भी 0 नहीं हो सकती, l की तो मैं मानता हूँ 0 होती है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला क्या होता है 0 to n-1, तो n 0 नहीं हो सकता। तो हम पहले का आंसर क्या लिखने वाले हैं, नॉट पॉसिबल। जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका, ये हम कर रहे हैं 30 का ए पोर्शन, पहले का आंसर होगा नॉट पॉसिबल। अब उन्होंने कहा है कि रीजन भी दो, रीजन क्या होगा, n कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो दिस इज योर रीजन, बिकॉज n कैन नेवर बी इक्वल टू 0। वैसे बिकॉज के लिए अब पूरा बिकॉज लिख देना b। अगला क्वेश्चन है, क्या n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है ना, ये होता क्या है 0 to n-1 बिल्कुल आ सकती है l की वैल्यू 0। अच्छा, m की वैल्यू 0 आ सकती है, ये भी आ सकती है। आपको याद होगा जब ये l 0 है तो m क्या होता है -L2 + l, यानी -0 से +0 तो 0 आ गई। अच्छा, ये वाली वैल्यू ½ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। स्पिन क्वांटम नंबर को ms से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकती है। तो कहने का मतलब बी केस को हम कहेंगे क्या, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, सी केस अगर पॉसिबल नहीं है तो रीजन बताना है आपको। ठीक है, सी केस में देखें तो n की वैल्यू 1 है तो क्या l की वैल्यू 1 आएगी, नहीं, कभी भी नहीं आ सकती। तो ये इसके लिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप ही सोचो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि n = आ जाए 1 और l की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये तो फॉर्मूला होता है क्या 0 to n-1, यानी 1 में से 1 मारने की जगह 0, तो 0 से 0 यानी 0 ही आ गई। कभी भी अगर ये 1 है तो ये 1 कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो आंसर आया इसका नॉट पॉसिबल। और कहे कि रीजन लिखो, तो रीजन क्या हो जाएगा हमारा, बिकॉज n कैन नेवर बी इक्वल टू l, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता n और l।
अच्छा, दूसरे की बात करें तो ये 2 है, तो ये L1 हो सकता है, यस हो सकता है। M0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -1 2 +1 -1 0 +1 हो गया ना 0 ये। तो MS कभी क्या हो सकता है, ये हाफ, हाँ हो सकता है। तो D आ गया आपका पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, E N की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि N कैन नेवर बी इक्वल टू L। अगर मैं E का रीजन लिखूँ, E का, तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल। और कहे रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, N कभी भी L के इक्वल नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है F। N की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 1 हो सकती है, यस हो सकती है। ये 0, यस हो सकती है। ये प्लस हाफ हो सकती है। तो एफ बी क्या है आपका, पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया आपके। और आगे चलते हैं, इसी के ही क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस करनी है आज हमें पूरी डिटेल में। तो इससे अपनी कहानी को और आगे ले चलते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ NLMS इन 4s1। ठीक है भाई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है। अब ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, कुछ कुछ अलग अलग स्कूल में। डिटरमाइन NLMS इन 4s1, 4s1 के अंदर बतानी है। ठीक है, तो N ये हो गया, L ये हो गया, M ये हो गया और S ये हो गया। N तो देख के ही पता लग गया 4 है। L की वैल्यू S के केस में क्या होती है, 0 होती है। M की वैल्यू अगर इसको मान के चले तो ये भी 0 होती है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप क्या कहते हो, प्लस हाफ। अगर माइनस हाफ भी लिखते तब भी गलती नहीं होती, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो आप प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारा आंसर आएगा इसका। और क्वेश्चन कैसे पूछा था, राइट ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन को। राइट, क्वेश्चन आया था, राइट ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, इस तरीके से पूछ रखा था। तो भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम की कर दो कॉन्फ़िगरेशन। आंसर में अगर हम देखें तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये होती है। तो ये इसके ऊपर की बात हो रही है, ये इसके ऊपर, इसकी सभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, N L M और S। तो 3 को देख के यहाँ 3 होगी, L है तो S को देख के 0 होगी, M 0 को देख के 0 होगी, S ये तो प्लस हाफ हो सकती है। तो ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विद N की वैल्यू 4। हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विद N = 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो। एक तो जैसे आपने होमवर्क में करा था, N = 4, तो सारे सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सब आगे थे। या फिर ये वाला तरीका है, नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल, फॉर्मूला क्या होता है, N। ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों के तीनों फॉर्मूले आप छोड़ना मत। ये इस तरीके से देखो, इस नोट्स में भी बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रखे हैं तीनों फॉर्मूले जो टॉप पे हैं। देखो इस तरीके से आप भी अपने पेज के टॉप पे तीनों फॉर्मूले हाईलाइट कर लेना। नंबर ऑफ सबसेल इन एन सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, ठीक है ना। तो n² 2n², ये इस तरीके से फॉर्मूले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सब शेल पूछ रखी है इन एन सेल, तो n हो जाएगी। तो 4th शेल में बताना है कितनी सब शेल होती हैं, आंसर है 4 ही होती हैं। और आपको भी पता है यार, पहली सब शेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहली सब शेल में तो S होता है, पहली शेल में तो S होता है, दूसरी शेल में S और P होता है, तीसरी शेल में S P और D होता है, चौथी शेल में S P D F होगी ना, 4 सब शेल। तो ये 4 सब शेल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। और आगे चलते हैं, और कितने डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं सब देखते हैं। ये प्रैक्टिस है जितनी भी इसकी क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस की,
आप कितने क्वेश्चन जो हैं अपने आप कर पाओगे, कितने में दिक्कत आएगी। तो अगला क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ NLM इन 3D। इस तरीके से पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ NLM इन 3D। 3D में बतानी है सारी वैल्यूज की। तो देखते हैं भाई 3D में, देखो NLM एक एक करके, N की वैल्यू है भाई यहाँ देख के 3D में 3, L की वैल्यू इसको देख के पता लग रही है साफ साफ 2, ठीक है ना, D को देख के। M क्या होगा भाई, अब तो कोई चारा ही नहीं है, 2 को देख के बताना, तो -2 -1 0 +1 +2, ये इतनी सारी वैल्यू M की हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से बताना है। एक क्वेश्चन आया था विच इज ऑफ हाइयर एनर्जी 3D और 4S। ये क्वेश्चन था विच इज ऑफ हाइयर एनर्जी, विच इज ऑफ हाइयर एनर्जी, इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ऑप्शन 3D और 4S। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, याद करो N+L रूल। तो हम यहाँ N+L रूल लगाने वाले हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। 3D में देखें तो 3 + 2 कितना आ गया 5, यहाँ देखें तो 4 + 0 कितना आ गया 4। सिंस द वैल्यू ऑफ N+L इज लोअर इन 4S, सो इसकी लोअर एनर्जी और 3D में हाइयर है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं therefore 3D हैज हाइयर एनर्जी, हाइयर एनर्जी, इस तरीके से, ठीक है। 3D की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। और चलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारे के सारे देखते हैं। क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन आया था, ये सभी लास्ट ईयर में किसी ना किसी स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है, तो खास क्वेश्चन है, इन पे स्पेशल ध्यान रखना है इन पे। तो क्वेश्चन आया था क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D5 4S1 नॉट आर्गन 3D4 4S2, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही क्यों होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है कि यही क्यों होती है, ये क्यों नहीं होती। तो आंसर दो रीजन है भाई। D5 जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, और एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, इसके दो कारण है। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई D5 D10 को स्टेबल बोलता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये मैंने फैक्ट में भी लिखा था एक वीडियो की स्टार्टिंग में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स का आंसर। बिकॉज आर्गन 3D5 4S1 D orbital are completely half filled as you can see and more stable due to symmetrical distribution of electron and exchange of energy. ओके अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं इसको मैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम number of electron present in an atom, देखना क्या है तरीका पूछने का, having N+L = 3। क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी एटम के अंदर N+L की वैल्यू 3 ऐसा हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसकी N+L की वैल्यू 3 हो। चेक करते हैं भाई, देखो 1s आपको याद होगा, इस तरीके से हम हाफ बाउ में करा था ये, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से। अब देखो N+L = जो 3 है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे है 3, 1 + 0 तो 1 है, 2+, हर लाइन में आपको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। तो इसमें 2 + 0 ये तो 2 है, 3 + 0 3 मिल गया, एक ही रहा, चेक कर लो, है ना, N+L = 3। अगली लाइन में आ जाओ,
2 + 1 = 3, एक ये हो गया। हर लाइन में एक ही मिलेगा आपको, वो ये और मत सोचना और भी मिल जाएंगे। 3D में यहाँ एक भी नहीं है। 3 प्लस सबसे कम कौन सा है, 3 + 2 = 5, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये और ये क्रॉस। अब यही रह गया आपके, तो आंसर आ गया। फाइंड आउट हो गए कौन कौन से हैं। एक तो 2p है और एक 3s है, तो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं। आंसर आ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इसके 8, ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके 8 है। अगर मैं आपसे ये बोल देता कि अब बताओ कि अब क्या होगा अगर ये क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, n + l = 4 पूछ लेता, तो क्या करते हैं आप। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। पहली लाइन में मिल गया एक, तो ये रहा n + l = 4, और दूसरी लाइन में देख लो ये एक और मिल गया, 3 + 1 = 4। इस लाइन में सबसे कम कितना है, 3 + 2 = 5, यानी इसमें भी 2 ही हैं, यानी आंसर है आपका 3p और 4s, 6 और 2, यानी यहाँ भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे 8, यहाँ भी वही है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो n + l = 3 फॉलो करते हैं वो सिर्फ 8 हैं, n + l = 4 फॉलो करते हैं वो भी 8 है, 3 फॉलो करते हैं वो भी 8 ही है, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आया। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कई स्कूल ऐसे हैं जैसे GMV हो गया, सेंट जेवियर हो गया, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल हो गया, DPS हो गया, ये सारे के सारे जो स्कूल में नाम बोल रहा हूँ ना, लव कुश इंटरनेशनल हो गया, इन सभी में ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो इनसे अवेयर रहना और ये मान के चलना ये आपके भी एग्जाम में आएंगे। और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। ओके, देखो थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ चुका है क्वेश्चन का, ठीक है, तो थोड़ा अपना भी बढ़ा लेना। क्वेश्चन है आउट ऑफ क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, मोर स्टेबल एंड वाई। तो कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं एक बार वही दोनों की। सबसे पहले क्यूप्रस जो कि होता है Cu सिंगल पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन है इसकी आर्गन 3d। जब भी आयन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम 2 बार, या तो आप रफ में करके देख लो या फिर आप ऐसे करके देख लो। सबसे पहले क्यूप्रस की कर रहे हो तो जैसे आर्गन 3d कॉपर की क्या होती है 10 4s1, एक्सेप्शन केस है, याद होगा आपको, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्टेबल D10 की वजह से ये D10 ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं पीछे से तो क्या आ जाएगा, D10 हो गया। और क्यूप्रिक की बात करूं, क्यूप्रिक जो कि होता है Cu2 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, जाहिर सी बात है पता लगी गया होगा 9। विच इज मोर स्टेबल, आंसर D10 इज मोर स्टेबल। वाई, बिकॉज इट इज फुली फिल्ड D10 ऑर्बिटल एंड वही 2 रीजन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जैसा कि इन्होंने दिखाया रीजन। क्या, क्यूप्रस इज मोर स्टेबल बिकॉज D ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड एंड मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आपकी NCERT का क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं एक बार। तो NCERT क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि एक्सरसाइज का है या इसका है। 24 क्वेश्चन पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन है 24। क्या कहा गया है 24th क्वेश्चन में, ये 24th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, ठीक है ना। जब g ऑर्बिटल आएगा तो बताओ n की कितनी वैल्यू होगी। ओके, तो n की वैल्यू आपको बतानी है अगर g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करे तो। ये देखो भाई n और अगला ही कौन सा होता है l में देखो 0 1 2 3, तो 0 को क्या कहते हैं आपको याद होगा S P D F, अभी भी G नहीं आया, लेकिन जैसे ही 4 लाओगे तो G आ जाएगा, आ गया ना G। ये G ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है तो बताओ ये कब एग्जिस्ट करेगा, n की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 से तो कभी भी नहीं आएगा ये, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है l का 0 to n - 1,
तो 4 का तो ये 0 to n-1 यानी 3 कर देगा, 0 to 3 हो जाएगा फिर तो, यानी 5 होना चाहिए, तब कहीं जाएगा ये 4 आएगा। तो आंसर आ गया n कम से कम 5 होना चाहिए सो दैट g ऑर्बिटल एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, आंसर ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में का जो है वो बहुत खास क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ इसकी और इसकी, इस तरीके से पूछ लिया उन्होंने। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सेंस क्या बनता है। तो मैं बता दूं कि इससे पहले भी ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं, और ये एक रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और कैसी होती है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, जैसे आयरन 3 पॉजिटिव है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको आयरन ऐसे भी ले सकते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कॉपर सिंगल पॉजिटिव को हम कॉपर ऐसे रोमन में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली वेनेडियम 5 पॉजिटिव को हम वेनेडियम 5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद अब तक तो ये सारा समझ गए होंगे। तो वेनेडियम 5 का मतलब है वेनेडियम पे 5 पॉजिटिव। अब नॉर्मल वेनेडियम कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम यानी 23 होता है। तो 23 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, आर्गन 3d और 4s। नॉर्मल एक बार वेनेडियम को हम लिख लेंगे। वैसे जो रूल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप आयन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो तो एक जो जेंटलमैन तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप वेनेडियम 5 की करना चाह रहे हो तो एक लाइन पहले ही छोड़ दो। किसी की भी आयन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो जेंटलमैन तरीका बता रहा हूँ, जो ABC में भी बहुत अच्छी तरह से रिटर्न में भी है। आयन की कॉन्फ़िगरेशन, आयन को नीचे लिख दो, एटम को ऊपर लिख दो, एटम की कॉन्फ़िगरेशन कर दो। आर्गन 3d 4s कितना हो गया, ये 23 है तो 18 और 2 20 और 3 23 हो गया। अब 5 में से पीछे के 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से आर्गन, और यहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं है तो 3d 0, इतना छोड़ दो। ये जेंटलमैन तरीका है। कभी भी आयन की कॉन्फ़िगरेशन करो तो पहले एटम की कर दो फिर नीचे आयन की, यानी आयन की कॉन्फ़िगरेशन असल में 2 लाइन में होंगी, 2 एक एटम से एक आयन से 2 से होंगी। इसी तरह से आयरन जो वेनेडियम 4 है इसको भी कर सकते हैं। देखो पहले वेनेडियम फिर वेनेडियम 4 पॉजिटिव क्या है। वेनेडियम को अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा वही आर्गन 3d3 4s2, ये ऊपर भी था, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 3d1 ये रह गया। तो ये भी खास क्वेश्चन था और ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी खत्म। ओके, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल विच वन डज नॉट हैव 4 लॉब्स। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल, आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल्स which one does not have 4 lobes। लॉब्स होते हैं जैसे आपने देखा क्लोवर लीफ लाइक शेप, ठीक है ना, उसमें 4 लॉब्स होते हैं और 4 डायग्राम होते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² 2y²। कई बच्चे ना इसको ये बोलते हैं dx² माइनस y², नहीं, ये dx² 2y² है, ठीक है ना, तो ये वो नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कौन से लोब है जिसमें 4 लोब नहीं होते, तो आंसर तो साफ है, उसका नाम है dz²। क्यों, क्योंकि उसकी जो आप देखोगे 2 ही लोब होते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है और एक इस तरीके से बंद करते हैं हम। इसकी शेप होती है डोनट लाइक शेप, तो ये इसके 2 ही लोब है। और अगर क्वेश्चन को देखें तो इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन आया था, इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या 1s2 2s2 2px2 2px2 2py2 इलेक्ट्रॉन पूरे 8 हो गए ना, इज करेक्ट। इफ नॉट, विच रूल इज वायोलेटेड, यानी कौन सा रूल टूट गया। स्टेट रूल, उस रूल को स्टेट करके दिखाओ। तो भाई इसमें कौन सा रूल टूटा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2p4 ये होती है। लेकिन अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करो तो 2 2 और ये 4 जो हैं वो कैसे फिल होंगे, तो देखो यहाँ 2 यहाँ 2 1 2 3 4 इस तरीके से फिलअप होंगे। यानी आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2, पहले वाले को कहते हैं 2px2, फिर 2py1, फिर 2pz1। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 जो ऑर्बिटल हैं इसको। अब वैसे ही ऑर्बिटल और वैसे ही ये ऑर्बिटल आप अगर देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े सिमिलर से दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ 2px2 के बाद 2py में 2 रख दिए, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बताओ कौन सा रूल टूट गया। आंसर आ गया, कौन सा रूल टूटा है, हंड्स रूल। हंड्स रूल वायोलेटेड। वो कह रहे हैं स्टेट द रूल। रूल को की स्टेटमेंट बताओ क्या है। सिंपल, रूल की स्टेटमेंट है नो शेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये रूल की स्टेटमेंट होगी, सिंपल, खत्म। ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करें तो भाई हमारे सामने और जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट में अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21 पे देख लेते हैं। एक लास्ट यही क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी एनसीईआरटी निकाल लो और एक्सरसाइज में आ जाओ। 21 पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ऐसा जो इसमें स्पेशल लिखा हुआ है। ओके 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 21 इसमें तो भाई इंटरनेट प्रॉब्लम है, अभी हो चुका है ठीक। तो 21 पे तो खैर कोई सा क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेना। ये जो है अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो। ये आपको 21 तो नहीं था, 23 था। ठीक है, ये भी हो गया ख़त्म। और ये क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू फॉर जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन 3D में है तो इसकी सारी NLM वैल्यू देनी है। ये भी आज की क्लास में ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, ये भी ख़त्म। एक एलिमेंट है जिसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 35 न्यूट्रॉन है। तो बताओ इसके में प्रोटॉन कितने होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट ही बोल दिया तो यार सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉपर है, तो इसमें भी प्रोटॉन जो है ये भी कितने होंगे, 29 ही होंगे। और जो कॉपर है तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दो यार, ये तो वही है 3D10 4s1। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ठीक है, और आप 28 को ट्राई करना। सारा का सारा हिस्सा जो है ये सारे हम कर चुके हैं आपके लिए। अभी ये बच्चों का खेल लगेगा, बहुत आसानी से ख़त्म कर दोगे इसको। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वाला जो अभी हुआ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव। ठीक है ना। तो एक F नेगेटिव कर देते हैं, एक Na पॉजिटिव। तो देखो वैसे तो ये आसान ही है, आप खुद भी कर दोगे इसको। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ F नेगेटिव। तो मैंने अभी जैसे कि बताया, जब भी कभी आयन की करते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो आयन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और एटम को
पहले लिख देंगे। तो एफ जो एफ है फ्लोरीन, सॉरी मैं इसको एफ ही बोल रहा हूँ, फ्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, तो 9 क्या है तो 1s2 2s2 2p आपका हो गया 5। अब F नेगेटिव है, इसको नीचे लिखो 1s2 2s2 एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2p 6 हो गया, ये हो गया। अगर इसी तरह से Na पॉजिटिव करना है तो Na को पहले लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s1, और Na पॉजिटिव को करना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतने क्वेश्चन खत्म हो गए। एनसीईआरटी के भी लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसके जो क्वांटम नंबर के थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी करेंगे हम, और कुछ लास्ट ईयर में जो अलग अलग स्कूल ने पूछे हैं क्वेश्चन पूरे चैप्टर के वो भी करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी। अगली क्लास में और नए नए क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।